हाँ, तो बच्चों कल हमने फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर PhDP के सिलेबस में मृत स्थान आयतन पढ़ा था, डेड स्पेस वॉल्यूम। कल हमने ये डिस्कस कर लिया था, तो इसको दोबारा मैं डिस्कस कर देता हूँ। डेड स्पेस वॉल्यूम, जब प्राणी श्वास लेता है तो वायु श्वसन मार्ग द्वारा फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों को वायु कोशिकाओं में गैसों का आदान प्रदान होता है, लेकिन जो वायु श्वसन मार्ग में ही रह जाती है तथा गैस विनिमय में भाग नहीं लेती, वायु कोशों में जो है वो रह जाती है, वायु श्वसन में ही रह जाती है मार्ग में, तथा गैस विनिमय में भाग नहीं लेती है, उसे डेड स्पेस वॉल्यूम कहते हैं। मान लो प्राणी को कुल वायु यानी कि जितनी इंस्पायर करता है इंसान और बाहर छोड़ता है, ये फुल जो वॉल्यूम है इसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। जो अंदर प्रश्वसन की है उसमें से 350 ml गैसों का आदान प्रदान तो गैसों के आदान प्रदान में भाग लेता है, लेकिन 150 मार्ग में ही रह जाता है, अर्थात विनिमय में भाग नहीं लेता, एक्सचेंज में भाग नहीं लेता। इस 150 ml को डेड स्पेस वॉल्यूम कहते हैं। इसे एनाटॉमिकल डेड स्पेस वॉल्यूम भी कहते हैं। तो यहाँ उदाहरण जो है इन्होंने दिया है कि भाई टोटल वॉल्यूम अगर 500 है ml, यानी कि टाइडल वॉल्यूम माइनस 350 ml हो गया, काम में आ गया, तो 150 ml जो है वो डेड स्पेस वॉल्यूम रह गया। लेकिन यह भी देखा गया है कि कुछ वायु एल्वियोलाई में भी रह जाती है, जो कि गैस विनिमय में डिफ्यूजन में भाग नहीं लेती है, जिसे एल्वियोलर डेड स्पेस कहते हैं। तो अतः कुल मृत खाली स्थान या टोटल डेड स्पेस आयतन निम्न प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। एनाटॉमिकल डेड स्पेस वॉल्यूम प्लस एल्वियोलर डेड स्पेस वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल डेड स्पेस वॉल्यूम। तो ये जो है डेड स्पेस वॉल्यूम मृत स्थान आयतन हमने जो है पढ़ा, जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। आज जो है हम कृत्रिम श्वसन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कैसे देते हैं, किन परिस्थितियों में देते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। कृत्रिम रेस्पिरेशन, निम्न परिस्थितियों में कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 1, पशु को प्राणी यानी को निचेतन अवस्था में श्वास रुक जाए जब एनेस्थीसिया दे से, पशु पानी में डूब जाए, पशुओं में जहरवाद हो जाए, नारकोटिक्स जो है वो ज़्यादा दे दी जाए, पशुओं का धुआं, गैसों व फ्यूम्स आदि के कारण दम घुट जाए। कृत्रिम श्वसन की विधियां अब हम पढ़ेंगे। ये कारण होते हैं जिनमें रेस्पिरेशन की, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये विधियां जो हैं बड़े जानवरों में हाथों की सहायता से पशु के संपूर्ण बंधन हटा दें, जैसे गले की रस्सी, मोहरा आदि। पशु की गर्दन लंबी सीधी कर दें। हाथ से तो हम यही कार्य कर सकते हैं। एकांतर रूप से पशु के फेफड़ों को अपने पूर्ण हाथों के हथेली के दाब से संपूर्ण ताकत से दबाएं और फिर 4 से 5 सेकंड बाद में उसे फिर छोड़ें और फिर दबाएं। ये है हाथ से जो है वो किए जाने वाले उपचार। औषधीय उपचार, सांद कंसंट्रेट अमोनिया साल्ट को रुई में लेकर नाक में नोस्ट्रिल से 1 फीट दूरी पर रखकर पशु को सूंघाएं। पशु की करवट 2-3 मिनट के बाद में बदलें। यांत्रिक वेंटिलेटर, पशु कृत्रिम वेंटिलेटर लगा दें। यह विधि बड़े जानवरों में कम ही उपयोग में होती है, लेकिन छोटे जानवरों में इसका खास तौर से उपयोग होता है। छोटे पशुओं में, कुत्ता बिल्ली में, पशु के मुंह की लार को पोंछ दें, मुंह को खोलें, जीभ को बाहर निकाल दें तथा अपने मुंह में हवा भरकर पशु के नाक, मुंह से हवा को जोर से फूंकें। यह क्रिया प्रत्येक मिनट में 6 बार करें। जैसा आपने देखा है
कई बार ह्यूमन बीइंग में, आदमी में भी ऐसा ही करते हैं। पशु यदि पानी में डूब गया तो उसे निकाल कर तुरंत उल्टा करके अर्थात पीछे के पैर ऊपर उठाकर मुंह नीचे करके फेफड़ों से पानी को निकालें। पशु के हृदय पर बार बार मालिश करें तथा नंबर 1 जो हमने ऊपर बताया विधि को अपनाएं, यानी कि एकांतर रूप से पशु के फेफड़ों को अपने पूर्ण हाथों से हथेली से दबाएं और बार बार 4 से 5 सेकंड छोड़ें, दबाएं, छोड़ें, दबाएं। इस तरह ये कंटिन्यू ये प्रक्रिया चलाएं। यांत्रिक वेंटिलेटर पर रखे छोटे पशुओं में यह कारगर विधि है। श्वसन से संबंधित कुछ परिभाषाएं, अब ये खास परिभाषाएं हैं, इनको खास तौर से आपने याद करना है। इनमें से कुछ परिभाषाएं जो है हर हाल में फाइनल एग्जाम में भी पूछी जाती हैं और मिड टर्म में भी ये जो है आवश्यक रूप से पूछी जाती हैं और वाइवा में तो हर हाल में ये आपसे पूछी जाएंगी। सबसे पहला है, अभी मैंने आपको बता भी दिया था, टाइडल वॉल्यूम, ज्वारीय आयतन, टाइडल वॉल्यूम सांस का, यानी कि सामान्यतः एक स्वस्थ पशु द्वारा श्वसन क्रिया में जितनी हवा फेफड़ों के अंदर ली व बाहर निकाली जाती है उसे टाइडल वॉल्यूम या ज्वारीय आयतन कहते हैं। शेष आयतन, रेजिडुअल वॉल्यूम, वायु की वह मात्रा जो बलपूर्वक बहिर्श्वसन यानी एक्सपायरेशन करने के बाद भी, जोर से सांस बाहर निकालने के बाद भी फेफड़ों में शेष रह जाती है, उसको रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। अश्वसन यानी कि एपनिया, एपनिया कहते हैं श्वसन अथवा श्वास का रुक जाना, एपनिया श्वास का रुक जाना। यूपनिया, सामान्यतः श्वसन जो आराम से चलता है आपका, जो सांस आप बैठे हुए आराम से ले रहे हो, यह एक सामान्य बिना किसी बल के सांस लेने की स्थिति है, इसको यूपनिया कहते हैं। एपनिया एब्सेंस हो गया, यूपनिया नॉर्मल हो गया। अब है डिस्पनिया। डिस्पनिया वैसे ही अपने आप में परिभाषा बता रही है, डिफिकल्ट। डिस्पनिया से मतलब है डिफिकल्ट, कष्टदायक श्वास क्रिया अथवा श्वास फूलना अर्थात श्वास लेने में कठिनाई होने की स्थिति में श्वास बलपूर्वक लिया जाता है, जिसको डिस्पनिया कहते हैं। जैसे अस्थमा में आवाज़ आती है, खींच के लोग लेते हैं सांस। अतिश्वसन, हाइपरपनिया, हाइपरपनिया, हाइपरपनिया मतलब अति श्वसन, इसमें श्वास की दर व गहराई दोनों बढ़ जाती हैं। अल्प श्वसन, हाइपोपनिया, अल्प श्वसन, इसमें श्वास की दर व गहराई दोनों ही कम हो जाती हैं। इसके बाद में आता है पोलीपनिया। पोली से मतलब हमारा ज़्यादा बार होता है, ज़्यादा कैसे मतलब होता है, पनिया सांस है, तो ज़्यादा बार सांस तो तभी ले सकेंगे जब हम तेज सांस लेंगे। तो पोलीपनिया तेज गहरी हाँफने जैसी श्वसन क्रिया। इसके बाद में है ट्रैकीपनिया, अत्यधिक तेज श्वसन, जैसे हमारे पास ट्रैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया हमने पढ़े हैं या पढ़ेंगे आगे, हार्ट रेट से संबंधित हैं। ट्रैकीकार्डिया का मतलब होता है गति तेज हो जाना हार्ट की, ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है गति धीमी हो जाना हार्ट की। इसी तरह से अब ये पनिया लग गया, तो अब ये पनिया का मतलब श्वास है, तो इसका ट्रैकीपनिया का मतलब अत्यधिक तेज श्वसन। ब्रेडीपनिया का मतलब हो गया असामान्य धीमी श्वसन, यानी कि सांस का हल्का स्लो हो जाना। हाइपोक्सिया, अल्प ऑक्सीयता, ऑक्सीजन का कम हो जाना, यानी कि अल्प ऑक्सीयता, हाइपोक्सिया, शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होने की स्थिति को हाइपोक्सिया कहते हैं। एस्फिक्सिया, एस्फिक्सिया इसे श्वास अवरोध भी कहते हैं, रुक जाना, सांस को रोकना, किसी अपर्याप्त ऑक्सीजन के ग्रहण करने से उत्पन्न दशा, जैसे गला घोंट देते हैं, एस्फिक्सिया, डेथ ड्यू टू एस्फिक्सिया, फांसी पे लटका देते हैं तो वो डेथ ड्यू टू एस्फिक्सिया होती है, यानी कि अपर्याप्त ऑक्सीजन ग्रहण
नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिली अपर्याप्त थी, इसलिए वो डेथ हो गई। एस्फिक्सिया। निमोनिया, इसे हिंदी में फुफ्फुस शोथ कहते हैं। जीवाणुओं, विषाणु अथवा रासायनिक क्षेत्रों के इरिटेशन द्वारा फेफड़ों की सूजन को फुफ्फुस शोथ यानी कि निमोनिया कहते हैं। छींकना, स्नीजिंग, यह एक श्वसन संस्थान की रक्षात्मक प्रतिक्रिया है। प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स एक्शन। अगर नाक में कोई भी इरिटेंट जाता है तो एकदम से जो है वो छींक आती है, जिसमें इरिटेंट पदार्थ श्वसन मार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है। एक्सपायरेशन, की पेशियों के एंटन युक्त संकुचन यानी कि एकदम से स्पाज्म, एंटन युक्त स्पाज्मोडिक कंट्रैक्शन द्वारा नाक तथा मुंह से बलपूर्वक वायु को बाहर निकालना छींक कहलाता है। और ये होता जब कोई इरिटेंट जो है नाक में जाता है, इरिटेट होता है, तो इससे इरिटेशन से एकदम से बलपूर्वक श्वास जो है बाहर निकाल दी जाती है, जिससे इसको बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है जो इरिटेंट अंदर गया है। हिकफ, हिचकी, कंठ द्वार यानी कि एपिग्लोटिस की एंठन होने तथा मच्छछप डायफ्रागम का अचानक संकुचन से थोड़ी देर के लिए तीव्र प्रश्वसन ध्वनि, इंस्पायरेटरी साउंड का निकलना हिचकी कहलाता है। स्नोरिंग, खर्राटे, सॉफ्ट पैलेट व कंकालक यानी कि युवला कान, आगला कहते हैं ना अंदर, कंकालक यानी कि सॉफ्ट पैलेट व कंकालक यानी कि युवला में कंपन होने के कारण सोते समय हारन वाली रुक्ष यानी रफ शोरयुक्त श्वास क्रिया को खर्राटे कहते हैं। तो ये जो जितने भी डेफिनेशनें हैं, दीज ऑल डेफिनेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इनको बड़े ध्यान से याद करना, क्योंकि ये वाइवा में भी काम आएंगी, मिटर में भी काम आएंगी, फाइनल में भी आपके इनमें से कोई ना कोई डेफिनेशन जो है वो 2 नंबर की लगभग पूछ ली जाती है। तो इसको आप ध्यान से पढ़ें। थैंक यू वेरी मच।